नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि केवीएस, यूपी टेट और ऐसे एग्ज़ाम जिनमें इन्वायरमेंट पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहला ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जैविक घटक किसे कहते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैविक घटक जीव जंतु से संबंधित जो घटक हैं वो जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे पादप जगत और वनस्पति जगत जो है जीव, जैविक घटक में पादप जगत आपका आ जाएगा और जंतु जगत, ये दोनों जगत मिला के जैविक घटक बनते हैं। जितने भी पादप हैं और जितने भी जंतु हैं वो सब जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो अजैविक घटक है, अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। जो जैसे मान लीजिए कि जो पादप जगत से अलग हैं वो अजैविक घटक आते हैं। जैसे इसमें आता है मृदा, आपकी मिट्टी हुई, और उसके बाद वायु हुआ, ये सब जो हैं ये अजैविक घटक हैं। और प्रकाश या ऊर्जा से संबंधित जो आते हैं ऊर्जा घटक आते हैं। तो 3 घटक हो गए, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक। ठीक है दोस्तों, तो एक तरफ हो गया जैविक घटक, एक तरफ हो गया अजैविक। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है जो अकार्बनिक पदार्थ होता है, वो जैविक और अजैविक घटक को जोड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। अभी मैंने बताया कि जैविक घटक में वनस्पतियां आती हैं, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक हो गया वनस्पति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। देखिए, भौतिक घटक का मतलब जैविक घटक से अलग। तो जंतु जैविक घटक में आते हैं, वनस्पतियां जैविक घटक में आती हैं। और पारिस्थितिकी के अंतर्गत 3 घटक होते हैं, जैविक, भौतिक और अजैविक घटक। तो भौतिक घटक में आपका आ गया प्रवाहित जल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, भौतिक घटक में आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों और पर्यावरण के बीच जो आपसी संबंध है उनका अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका है कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.G. टॉन्सले ने। A.G. टॉन्सले ने पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, जितने भी जंतु होते हैं उसमें कुछ उत्पादक होते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं और कुछ अपघटनकर्ता होते हैं। तो कवक को अपघटनकर्ता की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कवक हुआ, बैक्टीरिया हुआ, इन सबको अपघटनकर्ता की श्रेणी में हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ अगले पेज पे चलते हैं कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक जो देश प्रभावित हो रहे हैं उनकी सहायता के लिए किसकी स्थापना की गई है। तो उसकी स्थापना की गई है ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई है। और ग्रीन क्लाइमेट फंड
ऐसे देशों की सहायता करता है जो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वनों को नष्ट करने से कुप्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ेगा कुप्रभाव, क्या होगा? मृदा का कटाव होगा, सही है। खरपतवार नियंत्रण पर नहीं, सूर्य के प्रकाश पर नहीं, चारागाहों की वृद्धि होगी, नहीं। तो वनों के कटाव से मृदा अपरदन पर कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। पहाड़ों पर काफ़ी नमी होती है और जल भी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मरुस्थलीय पौधे क्यों उगते हैं, कांटेदार पौधे क्यों उगते हैं? देखिए पहाड़ों में ढाल होती है और ढाल की वजह से पानी क्या होता है, बह जाता है, जो पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस वजह से वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, जिससे मरुस्थलीय पौधे उगते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होंगे, एक प्राकृतिक होगा और एक मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होगा। एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और चैनल में जा करके जो इन्वायरमेंट की वीडियो अपलोड की गई है उसको देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो देखिए खेत, बांध, पार्क, ये तीनों जो हैं ये कृत्रिम है, लेकिन झील जो आपका है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? देखिए प्रवाल भित्ति प्राकृतिक है, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, और खेत जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, और नदी जो है ये प्राकृतिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि खेत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका दोस्तों कि लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? जो मानव निर्मित तालाब होते हैं वो स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 14वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो ये अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मृदा अपरदन न हो इसके लिए हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक वन लगाएं, यानी कि वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या कौन निश्चित करते हैं? देखिए जहाँ पे जलवायु अच्छी होगी, अनुकूल होगी, वहाँ पे पर वनस्पतियाँ भी अच्छी होंगी, तो उत्पादक वनस्पतियाँ होती हैं, तो वनस्पतियाँ अधिक होने से वहाँ पे उस पे निर्भर प्राणी भी अधिक होंगे, यानी कि जैव विविधता अधिक होती है। तो जो जलवायु संबंधी कारक होते हैं वो उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या का निर्धारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? इनके बीच जो संबंध बनता है पादप और प्राणी के बीच में, इनके बीच का संबंध जो है उनका मेन आधार क्या होता है? तो जो पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं और जो जंतु होते हैं वो उसको खाते हैं,
यानी कि जो पोषण संबंध बनता है इनके बीच में, वो इनके संबंध का आधार होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रकाशीय ऊर्जा को यानी सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में यानी स्टार्च, मंड और इन सब चीज़ों में बदलने का काम कौन करते हैं? तो ये काम करते हैं हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। और कौन सी प्रक्रिया वो करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा ही हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? तो जो हरे पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जो स्वपोषी होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं यानी कि उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? देखिए इन सब चीज़ों का आप फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है आपका DDT। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। मरुस्थली भवन किससे होता है? कौन सा ऐसा काम होता है जिससे मरुस्थल बढ़ता है? तो अगर कहीं पे गर्मी ज़्यादा है लेकिन वर्षा कम हो रही है तो वहाँ पे मरुस्थल बढ़ेगा। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा कि बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय भवन होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? देखिए पहले तो आते हैं उत्पादक। उत्पादक को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक पर भी निर्भर होते हैं। तो पहले सबसे पहले उत्पादक आएंगे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, फिर आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता जो प्योर शाकाहारी होते हैं, उसके बाद आते हैं सर्वाहारी जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, फिर आते हैं शीर्ष मांसाहारी जो आपका तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो शाकाहारी प्राणी जो होते हैं उनको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो कुत्ता एक सर्वाहारी जानवर है और सर्वाहारी किस में रखे जाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो कुत्ता क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है दोस्तों। और इसी से लगा हुआ 25वां क्वेश्चन आपका है कि सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो अभी आपको बताया गया कि सर्वाहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि तृतीयक उपभोक्ता कौन है? इसमें से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? तृतीयक उपभोक्ता का मतलब होता है शीर्ष मांसाहारी। तो इसमें बाज एक ऑप्शन है, बाज जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंचेंगे हम लोग। 27 ये कहता है कि शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? शेर सर्वाहारी नहीं होता है क्योंकि ये पौधे नहीं खाता है, उत्पादक नहीं होता है, द्वितीयक उपभोक्ता भी नहीं है क्योंकि सर्वाहारी रहेगा तभी द्वितीयक उपभोक्ता होगा। शेर शीर्ष मांसाहारी है, इस वजह से शेर को किस श्रेणी में रखा गया है? तृतीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर
28 गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो गिद्ध भी क्या है, एक प्रकार का शीर्ष मांसाहारी है जिसको हम लोग तृतीयक उपभोक्ता श्रेणी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। देखिए गिद्ध जो है वो सड़े गले मांसाहारी पदार्थों को खाता है और प्रकृति को साफ सुरक्षित रखता है, इस वजह से गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। थोड़ा ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, सममार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन शामिल है? तो जो दीमक होता है वो सममार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा अपघटक जीव है? अपघटक कौन सा है? तो शैवाल, प्लांकटन ये उत्पादक होते हैं। कवक जो है ये अपघटक की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 31 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपघटक की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। किस श्रेणी में है? अपघटक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव भार में कौन सम्मिलित है दोस्तों? तो देखिए जैव भार में समस्त जीव, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे अपघटक हो, ये सब शामिल किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन कहता है कि समस्त जीव जो होते हैं वो जैव भार में शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी जैवमंडल के जितने भी सदस्य हैं सभी सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर हैं। तो प्राकृतिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। क्लियर हुआ? उसके बाद 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का होता है, क्या होता है ऊर्जा का? समझिएगा, पहले यहाँ पे उत्पादक है यानी हरे पेड़ पौधे हैं, फिर यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता है यानी शाकाहारी है, फिर यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी है, फिर यहाँ पे मांसाहारी और शाकाहारी दोनों, फिर यहाँ पे शीर्ष मांसाहारी है और फिर लास्ट में अपघटक है। ठीक है दोस्तों, तो पहले ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह रूपांतरित होती है, या ऐसे कहा जाए एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा का क्या हो रहा है दोस्तों? ट्रांसफर यानी कि रूपांतरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके द्वारा होता है? तो जब ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो 90% ऊर्जा विलुप्त हो जाती है, केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। तो रूपांतरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 आपका आ गया है स्क्रीन पे कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? देखिए सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो प्रकाशीय ऊर्जा होती है और हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 38 आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो ऊर्जा का 10% नियम कहता है कि 10% ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, हाँ ये सब अगर आपको जानना है, डिटेल्स में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीछे जो इन्वायरमेंट की वीडियो हो उसको देखिए, सारा कुछ डिटेल्स में वहाँ पर अपलोड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं कि
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है। देखिए, ऊर्जा हमेशा एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रभावित होती है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, यानी कि एक दिशा में होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्वतः किस स्तर को प्रवाहित होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर को प्रवाहित होती है। ऊर्जा पहले 100% रहेगी, फिर 90%, यानी कि 10%, इस तरह से ऊर्जा उच्च स्तर से निम्न स्तर को प्रवाहित होती है। क्लियर हुआ दोस्तों। और उसी के बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41 जो आएगा वो कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है। अब यहाँ पे प्रवाह देख करके एक दिशात्मक मत लगा दीजिएगा। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, लेकिन रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है, चक्र की तरह होता है। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है। देखिए, पेट्रोलियम नहीं है, ये तो परंपरागत स्रोत है। कोयला भी परंपरागत स्रोत है। नाभ की ऊर्जा भी परंपरागत स्रोत है। तो सौर विकिरण जो है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे कि अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है। तो अवसादी चक्र में प्रवाह होता है दोस्तों खनिजों का, और जो खनिज होते हैं उनका प्रवाह चक्रीय होता है, यानी चक्र के अनुसार होता है। और ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों एक दिशी यानी एक दिशा के अनुरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग चलेंगे पेज नंबर 16 पे कि खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला जब बनती है ना, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि उत्पादक है, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद अपघटन करता। ठीक है। तो प्रत्येक कड़ी, जो एक कड़ी बन रही है, उस एक एक कड़ी को कहा जाता है पोषण स्तर। क्या कहता है? पोषण स्तर। पोषण स्तर 4 प्रकार के होंगे। प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर और चतुर्थ पोषण स्तर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 को क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि हरे पौधे पादप श्रृंखला में किस स्थान पर, पादप श्रृंखला भोजन श्रृंखला शुरू होती है, तो हरे पौधे सबसे पहले होंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। तो सबसे प्रारंभ में क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं। उत्पादक बनाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता। ये जो क्रम बटा हुआ है, इस क्रम को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं दोस्तों? खाद्य श्रृंखला। ठीक है। क्रम को हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला। 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 पे हम लोग पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है कि थोड़ा सा दोस्तों 1 मिनट सुनिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज आपको बराबर मिलती रहे। तो अगला क्वेश्चन है कि जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर, यानी कि एक श्रृंखला से दूसरे श्रृंखला को जाता है, तो खाद्य श्रृंखला द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक से अधिक खाद्य श्रृंखला। हाँ देखिएगा, पोषण स्तर जब मिलते हैं तो क्या बनता है? खाद्य श्रृंखला। और जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखला मिलती है तो क्या बनता है? खाद्य जाल। क्या बन रहा है दोस्तों? खाद्य जाल। तो एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 कि खाद्य श्रृंखला के सबसे अंतिम सिरे पर कौन होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले सिरे पर उत्पादक और सबसे अंतिम सिरे पर अपघटक होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि सबसे अंतिम सिरे पर अपघटक होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आपका लास्ट क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम पे जाकर के लर्निंग विथ राहुल को सर्च करिएगा तो आप टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन करिएगा ग्रुप को। और उसके बाद ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा कि क्लास भी आपको वहाँ पर भेजा जाएगा और साथ ही साथ PDF वगैरह भी आपको वहीं पर मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है। तो जो सबसे सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं वो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे वीडियो ख़त्म। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।